हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था यार, सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखी थी। ये सूडो ऑर्डर रिएक्शंस देखी थी अपन ने। ठीक है। तो आज अपन क्या देखेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, आज जीरो ऑर्डर की रिएक्शन देखेंगे। सूडो ऑर्डर अपन ने देख लिया था कि इसमें क्या होता है कि रिएक्शंस आपकी जो होती है उसमें ऑर्डर ऐसा लगता है कि 2 आएगा 3 आएगा, बट एक्चुअली में वो नहीं आ पाता है। उसमें होता क्या है, आपका एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है आपके रेट लॉ के एक्सप्रेशन में। ठीक है। बट सूडो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी को अफेक्ट नहीं करता है, ये अपन ने देख लिया था। देन आज अपन क्या देख रहे हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। ठीक है। तो आज जीरो ऑर्डर की रिएक्शन को अपन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं जीरो ऑर्डर की। तो स्टार्ट है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पहले आप समझो, देखो जनरली जो इसका एक्सप्रेशन है पहले फाइंड करते हैं कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का जो फॉर्मूलाज आते हैं ये सब कैसे आते हैं, उसके डेरिवेशन को जरा समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, मैं केस ले रहा हूँ। अब ये केस का मतलब जरा समझिए आप, केस फर्स्ट। ये केस फर्स्ट इसलिए ले रहा हूं मैं, यहाँ पे जो रिएक्शन है, देखना सुनना, रिएक्शन चेंज फॉर्मूला चेंज। तो आप ऐसा मत समझ के बैठिए कि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के सारे फॉर्मूले फिक्स रहते हैं, रिएक्शन कैसी भी आ जाए आपके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। तो वो नहीं है, रिएक्शन चेंज होगी, फॉर्मूला चेंज होगा। ठीक है। बट इतना डरने वाली बात भी नहीं है। होता क्या है, जो जेईई और नीट में देखा गया है, वो जो रिएक्टेंट होता है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही ले रखा है उन्होंने, जनरली ये देखा है। बट अगर कभी मान लो ये कोफिशिएंट चेंज हो गया तब दिक्कत हो जाएगी। या सपोज करो अगर रिएक्टेंट ही 2 हो गए तो तब क्या कर लोगे, तो भी दिक्कत है। यहाँ पे मैं रिएक्टेंट कौन सा ले रहा हूँ, एक सिंगल रिएक्टेंट ले रहा हूँ और जिसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट है, सिर्फ ओनली ए है और कोफिशिएंट कहता है 1 है। इससे क्या बन रहा है, यहाँ सपोज करो प्रोडक्ट बन रहा है। ये कोई रिएक्शन है जीरो ऑर्डर की, ये गिवन है आपको कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, ये केस आपको गिवन है। सपोज करो टी इक्वल टू 0 पे ए का कंसंट्रेशन है सी नॉट, या फिर बोल दो ए कंसंट्रेशन है उसकी, सी नॉट भी चलेगा या ए, दोनों में से कोई सा भी, दोनों लिख दिया मैंने। और टी इक्वल टू 0 पे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। तो ए की कंसंट्रेशन को कम कर दो टाइम के साथ। ठीक है, ये कोई सा टाइम हो सकता है, टी टाइम, कोई सा भी टाइम हो सकता है, एनी टाइम टी। टी टाइम में, किसी भी टी टाइम में इसकी कंसंट्रेशन ए की कितनी देखी, सी टी। सी टी यहाँ पे मतलब है कंसंट्रेशन एट दैट टाइम, उस टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है ए की। तो यार ऑब्वियसली यहां से कुछ पार्ट टूटेगा, वो सपोज करो एक्स टूटेगा। कितना टूटेगा, एक्स। सुनना, मैंने यहाँ पे एक्स इसलिए तोड़ा है, क्यों, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। अगर यहाँ 2 होता तो 2x तोड़ता, अगर 3 होता तो 3x तोड़ता। तो वैसा रहता भाई, ये चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको इस थोड़ा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना, आपको भी ये डेरिवेशन आना चाहिए। फॉर्मूला क्रैम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको डेरिवेशन ज्यादा अच्छे से आना चाहिए। आपके कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने में उतनी आसानी रहेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी टी ये उस टाइम की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली प्रोडक्ट आपको दिया भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या बना है, तो यहाँ से इधर का कोई लेना देना नहीं है अभी, तो वहां पे आप रोक सकते हो। देन अब उसने खुद ने बोल रखा है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, अपन जीरो ऑर्डर के लिए कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं मैं, रेट लॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के रिएक्टेंट है ए की पावर 0। भाई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, उसमें पहले ही गिवन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, आपका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख दूंगा, के ए की पावर 0 मतलब कंसंट्रेशन ए की पावर 0। देन रेट मुझे पता है, ए के रेस्पेक्ट में मैं रेट लिख सकता हूँ। यह अपन ने स्टार्टिंग की क्लास में काफी पहले कर रखा है और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ ए के रेस्पेक्ट में, वो कितना हो जाएगा, माइनस डी ए बाई डी टी। सुनना, यहाँ कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पे -1/1 आ जाता है, तो लिखने की जरूरत है नहीं। बट अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता, तो मुझे लिखना पड़ता -1/2, -1/3, -1/4, जो भी होता आगे। तो यहाँ पे मान लो सपोज x है, तो -1/x लिखना पड़ता, तो ये दिक्कत करता है। तो अपना जो है जनरली वो इसी बेस पे दे रखा है। ठीक है, जो रिएक्शन अभी लिखी है यही वाली रिएक्शन जनरली चल रही है, यही देखी है, बट आना चाहिए। देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, के, और ये टर्म वैसे भी ए की पावर 0 मतलब 1 ही हो जाएगा। अब क्या करो, आप सेपरेट कर दो। ठीक है, जैसे मैथ्स में होता है ना वेरिएबल सेपरेबल टाइप का जो मेथड है, वैसे आप
कंसंट्रेशन वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ और टाइम वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, ठीक है। और इस वाले को याद रखना, ये डिफरेंशियल रेट लॉ है। ये जो रेट लॉ लिखी है अभी अपन ने, ये जो रेट लॉ लिखी है ये है आपकी डिफरेंशियल रेट लॉ, इसको बोला जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। डिफरेंशियल रेट लॉ बोला जाता है इसको। और अभी अपने को निकालनी है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसे बोला जाता है डिफरेंशियल रेट लॉ। अब इससे जरा क्या करेंगे अपन, जरा देखो, सेपरेट कर दो टर्म्स को, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स को अलग रखो, टाइम वाली को अलग। तो देखो ए की कंसंट्रेशन में चेंज है, तो ए वाली को लेफ्ट साइड माइनस डी ए, और इधर कितना हो जाएगा के डी टी। अब सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट कर दो, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। डी ए, देखिए इसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप समझ जाना, मेरे को ऐसा नहीं लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, ऐसे कुछ लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, आप समझ जाना बस मैं कि इंटीग्रेट कर रहा हूँ दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट अगर मैं दोनों तरफ कर दूंगा, ठीक है, तो वो जरा देखिए और सुनना, ये इंटीग्रेट एक लिमिट में होगा, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आपको डेफिनेट करना पड़ेगा, मतलब एक आपको लिमिट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी, कहाँ से कहाँ तक दूंगा वो जरा देखो, ये दूंगा सी नॉट से सी नॉट या सी टी, सॉरी सी नॉट से सी टी, या फिर इंटीग्रेशन अगर आपको देख, चलो ये तो रहने दीजिए, अभी बाद में भी कर सकते हैं, सी नॉट से सी टी, ये सी टी लिखा हुआ है, और टाइम कहाँ से, टी जीरो से लेके टी टाइम, ये टी एनी टाइम टी तक है ना, जीरो से टी टाइम तक। अब डीए का माइनस भी है यहाँ पे, डीए का इंटीग्रेशन कितना होगा, डीए का इंटीग्रेशन ये निकलेगा माइनस डीए का इंटीग्रेशन ए, dt का इंटीग्रेशन t, ठीक है, यहाँ पे t, ये है t। लिमिट ऊपर नीचे की लिमिट प्लेस कर दो, यहाँ पे नीचे सी नॉट, ऊपर सी टी, यहाँ पे टाइम जीरो, यहाँ पे टाइम t। देन पुट करो अब इनकी लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो माइनस अपर वाली साइड, अपर वाली पुट करेंगे पहले, तो सी टी माइनस सी नॉट, ये हो जाएगा। देन यहां से आएगा के टाइम t माइनस जीरो, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये वाली साइड, ये वाले को आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, सी नॉट माइनस सी टी इज इक्वल टू के टी, ये आ रहा है, ये आपका बन के आ रहा है, और इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इस वाले को क्यों, ये इंटीग्रेशन से आया है, ये वाला जो एक्सप्रेशन आया है आपका, ये इंटीग्रेशन से आया है, तो इसको क्या बोल देंगे अपन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ठीक है। अब जरा यहाँ पे एक चीज को देखिए, इसमें से मेरे को ऐसा सपोज करो मुझे ना सीटी का एक्सप्रेशन चाहिए, सीटी का, सीटी इक्वल टू, तो सीटी इक्वल टू कितना हो जाएगा वो जरा समझिए आप, सीटी इक्वल टू ऐसा हो जाएगा सी नॉट माइनस के टी, ये लिखा जा सकता है सीटी इक्वल टू, ठीक है, सीटी इक्वल टू ये लिखा जा सकता है। और सुनना, ये एक्सप्रेशन भी आ सकता है, ये एक्सप्रेशन भी आ सकता है, सीटी की जगह जो जो चीजें हैं अपन ने ए की टर्म में जो लिखी है, अगर ए की टर्म में कोई सॉल्व करेगा तो भी आएगा वही, पुट कर दो आप, ठीक है। सीटी की जगह क्या पुट कर दूंगा, ए माइनस एक्स, इधर कितना करूंगा, ए माइनस के टी, ठीक है, ए से ए कैंसिल आउट, एक्स का वैल्यू के टी। तो सुनना, यहाँ पे चीज जो x का वैल्यू है वो kt के बराबर है, तो ये भी एक पॉइंट रहेगा आगे कि कितना अमाउंट घट चुका है, कितना अमाउंट खत्म हो चुका है, कितना अमाउंट डिकम्पोज हो चुका है, तो वो x की वैल्यू है वो kt के बराबर आ जाएगी, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो x का वैल्यू, ये भी एक चीज है। बट ये वाले फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस रखेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे आप ग्राफ बनाओ ct वर्सेस t के बीच में, अगर मैं आपसे बोलूं ct कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ, इस वाले से इस वाले इक्वेशन के लिए, यहाँ पे जरा ये इक्वेशन साइड में वापस लिख देते हैं, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ग्राफ बनाइए आप, सॉरी ग्राफ बनाइए आप, तो ग्राफ कैसे बनेगा वो जरा देखिए, ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाली साइड है आपकी कंसंट्रेशन की, ठीक है, और ये वाली साइड है आपकी टाइम की,
तो ग्राफ कैसा बन के आएगा खुद देखो। ये कंसंट्रेशन, ये किसी भी टाइम की कंसंट्रेशन बताएगी आपको, जब भी जो भी टाइम होगा आपका, ये 0 सेकंड की भी बताएगी तो आपको 10 सेकंड की भी बताएगी, ठीक है, किसी भी टाइम की कंसंट्रेशन बताएगी। तो यार कंसंट्रेशन अपना y एक्सिस पे तो y लिख दो, ठीक है। देन x एक्सिस पे कौन है, टाइम, तो ये वाली टर्म आपकी x, और जो उसके आगे का जो कांस्टेंट पार्ट है वो स्लोप हो जाएगा -m, ये स्लोप है। और c नॉट क्या है आपका, इंटरसेप्ट, ये आपका इंटरसेप्ट है c। तो इक्वेशन किससे मैच हो रही है, y इज इक्वल टू -mx प्लस c से, ठीक है। तो यार ये इक्वेशन तो लाइन की होती है, और अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो यहाँ पे आपको लाइन बनानी पड़ेगी, एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अपन एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं जिसका स्लोप है नेगेटिव, स्लोप है नेगेटिव, यहां से बना देते हैं ये नीचे तक, एंड तक अपन ने लाइन बना दी यहाँ पे। अब जरा देखना, ये लाइन मैंने एकदम एंड तक टच करा दी, ठीक है, एंड तक टच करा दिया, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जब कंसंट्रेशन ही खत्म हो चुकी होगी रिएक्टेंट की। मतलब ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन ऐसी है जो प्रैक्टिकली एज वेल एज थियोरेटिकली दोनों ही रेफरेंस में ये खत्म हो जाती है। आप प्रैक्टिकली बात करो तो भी ये रिएक्शन खत्म होगी, थियोरेटिकली बात करो तो भी खत्म होगी, बाकी कोई रिएक्शन खत्म नहीं होती, वो लाइफ टाइम मतलब ऐसे इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहती है। उनका मतलब यही बोला जाता है कि वो रिएक्शन चलती रहती है लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए, ये इस एक्सिस पे कंसंट्रेशन और इधर टाइम, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट, ये इनिशियल होगा सी नॉट, क्यों, यहाँ पे टाइम 0 है, इस वाले कोऑर्डिनेट पे टाइम 0 है, और टाइम 0 पे क्या कंसंट्रेशन थी, सी नॉट, ये तो अपन ने देख ही रखा है इनिशियल लिखते हुए, ये रहा सी नॉट, तो यहाँ पे सी नॉट लिख दी। और किसी भी टाइम टी का पूछोगे उस टाइम की वो कंसंट्रेशन बता देगा, सी नॉट के अलावा कोई सा भी। तो ये वाली जो वैल्यू है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं O, इसको A, इसको B, ठीक है। तो OA का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में इंटरसेप्ट है C नॉट है वो, ठीक है, जो उसको C से रिप्रेजेंट कर रखा अपन ने यहाँ पे, वो C नॉट है वो, ठीक है। देन इसका जो स्लोप है, जो स्लोप है वो कितना है, माइनस ऑफ K, स्लोप कैसा है इसका, माइनस ऑफ K, स्लोप M से रिप्रेजेंट कर रखा है मैंने स्लोप को, माइनस K। तो ये वाला ग्राफ बन के आएगा किसके बीच में, ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। चलो अगर मैं आपसे बोलता हूं एक और ग्राफ, अगर मैं आपसे बोलता हूं इसी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप ग्राफ बनाओ रेट वर्सेस टाइम के बीच में, रेट वर्सेस टाइम तो नहीं, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में बनाओ। पहला रेट और कंसंट्रेशन, इनके बीच में बनाओ। तो रेट और कंसंट्रेशन आप जरा देख लो यहाँ पे, ये लो डिफरेंशियल रेट लो, इससे काम चल जाएगा, उस उधर आगे वाले की जरूरत ही नहीं, इंटीग्रेटेड रेट लो की जरूरत ही नहीं है। यहां बताओ अगर ये रेट है, अगर ये रेट है तो रेट क्या कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, राइट साइड में के इधर कोई कंसंट्रेशन वाली टर्म है क्या, नहीं है, मतलब रेट इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से। तो यहाँ अगर ये इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन से तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू कंसंट्रेशन, ये वाला ग्राफ आएगा। रेट और कंसंट्रेशन की बात करूं मैं जीरो ऑर्डर में, तब जीरो ऑर्डर में मैं बात करूं तब ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। अगर मैं बोलता हूं रेट और टाइम के बीच में बनाओ, रेट और टाइम के बीच में बनाओ, तब क्या होगा, यहाँ पे रेट, यहाँ पे रेट ले लेते हैं, देन यहाँ पे अपन टाइम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे रेट और यहाँ पे रेट ले लेते हैं, रेट एक्स एक्सिस वाई पे रेट, और देन यहाँ पे टाइम। तो क्या ग्राफ बन के आएगा, देन वापस डिफरेंशियल पे चलते हैं। क्या रेट डिपेंड कर रहा है टाइम पे, ये रेट है, ये वाली साइड रेट है, तो क्या रेट इधर राइट साइड में कोई टाइम वाली टर्म है, टाइम वाली कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब रेट टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो अगेन ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब पैरेलल, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम, ये वाला ग्राफ आएगा। तो ये चीजें है, तो कुछ ग्राफ आपको आने भी चाहिए कि कैसा रहता है। देन जीरो ऑर्डर में अपन फर्दर आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑर्डर में वो है कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या होता है वो जरा समझो, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, टी हाफ करा है, टी हाफ मतलब जरा समझो,
वो टाइम पता करना है अपने को जिसमें रिएक्शन आधी खत्म हो जाए, जिसमें रिएक्शन आधी खत्म हो जाए। ठीक है, कितने टाइम में रिएक्शन आधी खत्म होगी। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ए की कंसंट टी इक्वल टू 0 पे 1 m थी, तो वो वाला टाइम पता करो जब इसकी कंसंट्रेशन 0.5 रह जाए, हो गई आधी, 1 की आधी। सपोज करो अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.2 थी, तो वो टाइम पता करो जब इसकी कंसंट्रेशन 0.1 रह जाए। सपोज करो इसकी कंसंट्रेशन 5 m है, तो वो टाइम बताओ जब इसकी कंसंट्रेशन 2.5 m हो जाए। तो जब आधी हो जाए कंसंट्रेशन, आधी रह जाए मोल, या आधा रह जाए प्रेशर, सुनना ये चीज भी है एक, मैंने यहाँ पे कंसंट्रेशन वाला लिया है ये पूरा एक्सप्रेशन, वैसे ही प्रेशर में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों, रेट की डेफिनेशन में पहले बता चुका हूं रेट में, कि जो रेट का जो फॉर्मूला बन रहा है या ये रेट की जो यूनिट बना रहे हो आप, ठीक है, ये तीनों में लिखवा दिया मैंने, चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन मोल्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज इन प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर दिया हुआ रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेशर से लेके भी चलना। ठीक है, और आगे अपन देखेंगे भी सही, बहुत सी जगह न्यूमेरिकल में आपको प्रेशर दे रखे हैं, कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, तो वो भी आपको समझना है। तो टी हाफ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि टी हाफ मतलब यहाँ पे क्या है, आधा, आधी रिएक्शन खत्म हो चुकी है, तो आधी रिएक्शन को खत्म होने में कितना टाइम लगा, वो वाला टाइम अपने को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए टी हाफ पे यार इतना तो पता लग गया ना कि टी हाफ पे क्या होगा, आपकी जो कंसंट्रेशन है सी टी, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाएगी। उस टाइम पे कितनी रह जाएगी कंसंट्रेशन, वो आधी रह जाएगी इनिशियल की। तो यहाँ पे देखते हैं अपन टाइम, टाइम इन विच concentration of reactant becomes half। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाफ। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, एट टी हाफ, ये 1/2 लिखा हुआ है, इसका मतलब आधी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है, कई बार आपको यहाँ पे है ना ये 1/2 की जगह 50% भी लिख के दे देंगे, तब भी मतलब वही है। तो बहुत सी जगह आएगा, अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो 75% कंप्लीट हो गई है, 99% कंप्लीट हो गई है, 90 हो गई, 87 कंप्लीट हो गई, ऐसे ऐसे लिख के देते हैं परसेंटेज में ना। तो अभी कितनी हो गई, 50% रिएक्शन कंप्लीट, टी हाफ लिखेंगे या फिर टी 50% लिख के देंगे आपको, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब इस टाइम पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, सी नॉट की आधी, सी नॉट बाय 2, अगर आधी हो जाएगी तो अपन ने जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला है उसमें पुट करो इसकी वैल्यू को, ये वाला जो फॉर्मूला अपन ने निकाला है इसमें पुट करो वैल्यू को, देखते हैं एक्सप्रेशन क्या आता है। तो फॉर्मूला था सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। अगर पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी नॉट बाय 2 इज इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अगर ये वैल्यू पुट करी तो मेरे को टी की वैल्यू कितनी मिल रही है, सुनना, ये वाली जो टी की वैल्यू है ये टी हाफ है, टी हाफ। ठीक है, वैल्यू पुट करी तो अब के टी हाफ है ना, इज इक्वल टू सी नॉट माइनस सी नॉट बाय 2। तो वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, टी हाफ की जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई, सी नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, सी नॉट इसका माइनस करेंगे तो सी नॉट बाय 2 के, ये वैल्यू आपके पास आई है टी हाफ की, ये टी हाफ की कंसंट्रेशन आई है, सॉरी टी हाफ का टाइम आया है। जब आपकी रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, आपका रिएक्टेंट आधा खत्म हो जाए, तो वो आया है कुछ। तो अब जरा देखो यहाँ पे अपन एक ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ग्राफ जल्दी से बना लेते हैं। ग्राफ है टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच का, टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। देन ठीक है, अपन वाई एक्सिस पे इस बार टाइम ले लेते हैं, टाइम को मैंने वाई पे ले लिया है, तो कितना हो जाएगा, इधर की तरफ टाइम है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे टाइम आ गया, वाई एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन ले लिया। ठीक है, अब ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, याद रखना इनिशियल, एक्स एक्सिस है इनिशियल कंसंट्रेशन है जिसकी बात हो रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन की बात हो रही है ये। अब
ये बताइए कि ग्राफ कैसा बन के आएगा। अब जरा देखो, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब सी नॉट पे कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यार रिलेशन से साफ ही दिख रहा है, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी नॉट के। तो यहां से जो ग्राफ आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखो मैंने ओरिजिन से क्यों करा, अरे यार इसमें कोई इंटरसेप्ट है ही नहीं, कोई कांस्टेंट प्लस सी कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा। जब आ नहीं रहा तो अपन उसको ले नहीं सकते, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये आपका रहेगा। देन स्लोप की बात, स्लोप की बात क्यों ये उससे मैच हो रहा है, ये जो रिएक्शन है ये मैच हो रही है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x से। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो ऑब्वियसली m आएगा जो आपका स्लोप है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कितना आ रहा है, 1/2 ऑफ k, और पॉजिटिव स्लोप है यार, ये पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव। आपको स्लोप का मतलब भी आपको आना चाहिए यार, आगे लगेंगे। स्लोप होता है आपका tan थीटा, ठीक है, कि आपकी ये जो लाइन है ये x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है। और सुनना, एंगल हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज ही नापोगे, यूं करके इसी डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मतलब आपने ना क्लॉकवाइज ऐसे करके एंगल मतलब आपने लगा भी, आपको कैसे नापना है एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाला थीटा वैलिड है, ये वाला आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये स्लोप है कुल मिला के ये tan थीटा की वैल्यू ही बता रहा है, tan थीटा इक्वल टू 1/2 k, इस चीज की वैल्यू बता रहा है वो, ठीक है। चलो यार ऐसी बात हो, फिर अगर आ गया तो एक क्वेश्चन देख लो जरा। ये बताओ, क्वेश्चन है आपका, और सुनना मैंने जो भी कराया है, ये जो भी कराया अभी तक वो ए से ये इसके लिए कराया है। यहाँ ए का कोफिशिएंट 1 है, अगर मैं ए का कोफिशिएंट चेंज करता हूँ ये सारी चीजें चेंज होगी, जितनी भी चीजें हैं ये सारी चेंज होगी। पर ऐसा भी नहीं बोल रहा कि वैसा डरने वाली बात है कुछ, जनरली जो देखा गया है यार वो इसी रिएक्शन पे घूमती है, इसी रिएक्शन के अराउंड बात करते हैं। पर आपको आना चाहिए कि कंसेप्ट होता क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे लिए, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की वैल्यू को आपको फाइंड करना है, फाइंड है ना, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जरा देखो यार, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये अभी का तो आना नहीं चाहिए था वैसे, ठीक है, पर जरा देखो यार अभी पढ़ाई आपने एक ऑर्डर है जीरो ऑर्डर, तो आंसर ऑब्वियसली जीरो ऑर्डर का ही होगा, ठीक है। तो मैं आपको जीरो ऑर्डर की एक रिएक्शन दे रहा हूँ, वो कुछ ऐसी है कि उसमें आपको एक ग्राफ गिवन है, ठीक है, ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन है, और ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। इधर वाली साइड टाइम है और इधर वाली साइड कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब उसने बोला है आपको कि आप मुझे रेट कांस्टेंट बता दो कि रेट कांस्टेंट कितना ऑर्डर, तो सुनना, और ये टी हाफ है यार, ये जो टाइम है टी हाफ कर लो यार, यार ये ऊपर भी टी हाफ कर दो, इसको टी हाफ लिखो, जनरल टाइम नहीं है, इसको यहाँ पे भी टी हाफ करो, हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ है ये, और यहाँ पे भी हाफ लाइफ है, ये टी हाफ है ना, टी 1/2 का ग्राफ है ये, टी 1/2 और कंसंट्रेशन का ग्राफ है ये। तो अब आप बताइए मुझे कि के का वैल्यू कितना होगा, के का वैल्यू आपको कितना लग रहा है। तो पहले तो यार ये देखना, यहाँ पे ऑर्डर भी पूछा है, तो जीरो ऑर्डर का ही एक ग्राफ है जिसका टी हाफ का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, तो ऑर्डर तो पता लग गया, ऑर्डर कितना है, जीरो, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। बट के की वैल्यू, के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे बोला था स्लोप m इक्वल टू यहाँ पे 1/2 k होता है, और m का वैल्यू मैंने बोला था tan थीटा होता है ना, 1/2 k है ना, tan थीटा, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। यहाँ पे कितना वैल्यू होता है वो जरा देखो, k का, है ना, वाली चीज रहेगी। देन इसमें tan 45 की वैल्यू डाल दो, इसमें tan 45 की वैल्यू डालो, ये स्लोप है, tan 45 का वैल्यू 1, ठीक है, और m का वैल्यू आपका जो, अरे यार सॉरी गलत डाल दिया मैंने, यहाँ पे गलती, ये के ऊपर नहीं है, ये के नीचे है, ऊपर भी ऐसे लिख दिया क्या, ये के नीचे है, के नीचे है, के अपॉन में है भाई, क्यों फॉर्मूला ही ऐसा आ रहा है ना। अभी जरा देख लो, ऊपर भी जरा देख लो एक बार, चेक करो, रुक जाओ यार, ये के नीचे है भाई, ये देखो फॉर्मूला में देखो,
स्लोप अपना यार ये 1/2 के था ना यार, ये देखो ना नीचे की तरफ है 2 के, तो ये m जो आपका आ रहा है वो 1/2 के नीचे है ना, गलती यहाँ पे गलती थी है ना, तो 1/2 के आपका tan 45 डिग्री का कितना है 1/2 के, tan 45 की वैल्यू 1, 1/2 के को क्रॉस में लेके चले जाओ, के इक्वल टू कितना आ गया 1/2, ये आपका आंसर है। देन मैंने यूनिट इसकी बता दी आपको कि यूनिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर की है तो जीरो ऑर्डर के लिए के का जो यूनिट रहता है वो डाल दो, तो यूनिट जो रहती है मैं कंसंट्रेशन की टर्म में लिख रहा हूँ, वो आएगा मोलैरिटी पर सेकंड, मोलैरिटी पर सेकंड के टर्म में लिख दी मैंने यहाँ पे, ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो ये वाला एक टाइप का था, बस बताना था। देन एक और कर लेते हैं चीज को समझना, कैलकुलेशन ऑफ टी 100%, 100% मान रहा हूँ कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो वो भी पता लग जाएगा। और मैंने बोला भी है कि ऊपर जो ग्राफ बनाया था वो मैंने जीरो पर मतलब टी एक्सिस पे जो टाइम की एक्सिस थी उस पर टच कराया था। मैंने बोला आपको कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों में कंप्लीट होती है, तो वो भी जरा देख लेते हैं। अगर टी 100% का मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, ठीक है, एंड टी मतलब एंड हो गई है रिएक्शन एंड है ना, तो उस टाइम क्या हो जाएगा सीटी कितना हो जाएगा, उस टाइम कंसंट्रेशन ए की कितनी होगी जीरो, कुछ बचेगा ही नहीं, ए बचेगा ही नहीं, खत्म हो चुका होगा। तो उस टाइम अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, सी टी इक्वल टू सी नॉट माइनस के टी। अगर मैंने वैल्यू पुट करी सी टी की जगह पुट कर दिया जीरो, सी नॉट माइनस के टी, और ये 100% का है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, के टी की वैल्यू आ जाएगी के टी 100% इज इक्वल टू सी नॉट, और टी 100% की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी सी नॉट बाय के, कितना आ जाएगा सी नॉट बाय के, तो ये आएगा आपकी 100% रिएक्शन कंप्लीट का एक्सप्रेशन। तो ये चीजें जरा समझना, आप चीजों को समझोगे तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी यार। अदरवाइज दिक्कत इसलिए कि आप सोच रहे हो कि मैं याद करके चले जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे, नहीं, अटक सकते हैं कहीं पे। आपको सबके लॉजिकल आने चाहिए, लॉजिक आना चाहिए सबका, कि यहाँ पे जो ग्राफ बने वो ग्राफ ऐसे ही क्यों बन रहे हैं, सब चीज आपको आनी चाहिए, वो चीज है। तो यहाँ पे यही चीज है, यहाँ पे ये बताना था कि जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है वो एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में खत्म हो जाएगी, ठीक है, वो एंड होगी, ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट टाइम लेगी और वो फिर जाके खत्म होगी। क्यों, फर्स्ट ऑर्डर की ऐसी है कि भाई वो इनफाइनाइट टाइम लेती है, वो चलती है काफी लंबी काफी देर तक, ठीक है, वो चलती रहती है, ठीक है। मैंने पहले वाले जो रिएक्शन था, मतलब जो अपनी पहली क्लास थी वीडियो, फर्स्ट वीडियो था, उसमें बताया था स्लो टाइप की रिएक्शन, फास्ट, मॉडरेट, तो वैसी वाली बताई है, तो स्लो टाइप की रिएक्शंस में आएगी वो। अब अगर ये आपको पूरा क्लियर हुआ है अच्छे से, तो केस नंबर 2 ये आपके लिए वर्क है। अगर मैं रिएक्शन चेंज करूं, रिएक्शन मेरी है 3A गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, तब इंटीग्रेटेड रेट लॉ कितना आएगा इसका, इंटीग्रेटेड रेट लॉ कितना आएगा वो आपको बताना है, मतलब आप वो करिए। देन आपको टी हाफ का बताना है, टी हाफ का फॉर्मूला क्या बन के आएगा, है ना, और टी 100% उसका, ठीक है। देन आपको ग्राफ भी बनाने हैं, इनके ग्राफ भी बना लेना साथ ही साथ, केस ऐसा है। देन एक और केस ले लीजिए, इसी में ही एक और केस ले लीजिए इसी टाइप का, अगर a को 5/2 कर दूं मैं, है ना, इसी टाइप का है, a को 5/2 कर दूं, और तो सुनना जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की ही रिएक्शन है, 5/2 प्रोडक्ट। और सबसे बड़ी बात, ये जो केस करवा रहा हूं इसमें रिएक्टेंट सिंगल है, मैंने a प्लस बी नहीं करवाया कि a प्लस बी टाइप की रिएक्शन है वो भी जीरो ऑर्डर की, वो नहीं करवा रहे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा भाई, उसका इंटीग्रेशन दिक्कत कर जाएगा आपको, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। क्यों, जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन भी होता है ना, जो वो थियोरेटिकली नहीं निकलता, प्रैक्टिकल ही निकलता है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, इनके एक्सप्रेशन निकालिए आप, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, टी हाफ निकालिए, टी 100% निकालिए, ये सब आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में मैं ही इसका एक्सप्रेशन बताऊंगा, ये सारे मैं ही सॉल्व करूंगा, ठीक है, आप वहां से मैच कर लेना क्या रहेगा।
यही वाला नीचे में भी ये निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इसके लिए देन टी हाफ निकालना है इसी के लिए, और टी 100% निकालना है। ठीक है, ग्राफ भी साथ ही साथ आप भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए, ग्राफ की स्लोप के बारे में समझिए क्या चीज होती है, ये सारे की सारी आप चीजें करिए। और आप ये करिए, मैं आपको, चलो आप चलो ये भी एक ट्राई कर लेना। ये केस नंबर सेकंड था, केस नंबर थर्ड बना देता हूँ इसको, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। केस नंबर थर्ड, a प्लस 2b, मैंने आपसे जैसा बोला मैं नेक्स्ट क्लास में कराने का सोचा था, करना आप ट्राई करना। a प्लस 2b है, और अगर मैं, हाँ इधर से प्रोडक्ट बन रहा है और जीरो ऑर्डर है, रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। मैं रेट लॉ में लिख के देता हूँ आपको, R इक्वल टू के ए की पावर 0 b की पावर 0, ऐसा मैंने लिख के दिया है, ये मैंने लिख के दिया है। मैं चाहूं तो इसको और कॉम्प्लेक्स कर सकता हूं, और कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो इसमें भी कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, R a की पावर 1 b की पावर -1। सर जीरो ऑर्डर किया, कहां से गलती हो रही है, जीरो ऑर्डर है, अभी भी जीरो ऑर्डर है, करो इसका, वैसा रह जाएगा, इतना दिक्कत वाली बात नहीं, इतना मत जाओ आगे। ठीक है, आप इसका एक बार ट्राई करिए, रिएक्शन चेंज मैंने बोला कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, इन वाले का भी आप ट्राई करिए। सबके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालिए, टी हाफ बताइए। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ टी हाफ तक बहुत है, यहां तक आप करिए, नेक्स्ट क्लास में मैं ही यही करूंगा सॉल्व। ठीक है, हो सकेगा, जितना टाइम लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, और जितने क्वेश्चंस होंगे वो, तो 2 लेक्चर और मान लो, 2 या 3 लेक्चर अपन इसके ऊपर ही करेंगे, जीरो ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स और इसी टाइप के ऊपर ग्राफ वाले क्वेश्चंस सब कुछ वो करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, बाय।